जो हमारा सवाल होगा वो यही, क्योंकि बात ईरान की हो रही है। और कल ही हम लोगों ने ये कहा था कि जो बयान आया था अमेरिका से कि हम ईरान से जंग नहीं चाहते, ये अमेरिका का बयान था। लेकिन आज जो हालात हैं और जिस तरीके से लोगों ने कहा है कि ऐसी खबरें आ रही हैं, और आपने भी कहा कि आज रात जो है वो कोई बड़ा अटैक या मिडिल ईस्ट में या ईरान में कुछ बड़ा जो है वो हो सकता है। तो सवाल ये है शौकत भारती साहब कि अगर जंग यहां नहीं रुकती और कोई बड़ा इरादा और खतरनाक इरादा लेकर के अमेरिका यहां आता है, तो क्या हालात होंगे? अब फिर क्या जो लोग कह रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वार, क्या उस तरफ ये दुनिया चली जाएगी? और इसका कौन जिम्मेदार होगा? देखिए, जो कुछ गजा में हो रहा है उस सब का जिम्मेदार ब्रिटेन और अमेरिका है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं। और जो कुछ भी हो रहा है और जो आगे होगा उसके जिम्मेदार यही लोग हैं। इनके पास 3 महीने से ये चांसेस ये हैं कि गजा की जंग को रोक देते, सीज फायर हो जाता, कैप्टिव्स वापस हो जाते। लेकिन एक तरफ यूनाइटेड नेशन के अंदर इन्होंने बार बार विटो किया, अमेरिका ने और ब्रिटेन ने। पहले तो बहुत से कंट्रीज थे, फिर धीरे धीरे कटते रहे, लेकिन आखिर तक जो है, अगर हम देख रहे हैं तो अमेरिका और ब्रिटेन ने दोनों ने साथ नहीं छोड़ा। सबसे पहले यमन के अंदर भी आकर जो है, आप देखिए कि दोनों अपनी जंगी बेड़े लेकर आए, दोनों ने ज्वाइंट अटैक्स किया। इतना रिपीट किया है इस बात को यमन के हौतीज ने कि भाई आप गजा को कर दीजिए, हम रेड सी के रास्ते को रोक देंगे। लेकिन आप देखें कि इस जंग को बढ़ाने का पूरा काम जो है इन्होंने किया। और अब भी एक तरफ आप पूरी दुनिया को एक मैसेज दे रहे हैं, आपने अपनी कंसर्न के अंदर ले लिया कि टू स्टेट की बातचीत। और ऐसा लग रहा है कि आप जो है बेंजामिन नेतन्याहू को भी डांट रहे हैं। और टू स्टेट के लिए जो है सबकी आप जो कराने जा रहे थे, इसमें रशिया ने भी, चाइना ने भी, तमाम इस्लामिक कंट्रीज ने भी बाकायदा तौर के ऊपर आपको कह दिया कि ठीक है, आप इसकी बातचीत कर लीजिए। तो एक तरफ ये बातें चल रही थी, दूसरी तरफ कल रात में इसराइल के अंदर B-52 का अपनी उसके साथ यूनिट के साथ में वहां पे लैंड करना, इससे क्या, इसको क्या क्या कहा जाए? जाहिर सी बातचीत है। और यूरोप के जहाजों को बाकायदा तौर के ऊपर यमन की तरफ बढ़ाना, जब सीज फायर से रेड सी का रास्ता खुल सकता था, तो ये सब करने की जरूरत क्या? तो ये करने की जरूरत बता रही है कि ये बात जो है कुछ और है। लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जंग इनको बहुत महंगी पड़ेगी। ये जंग इनको बहुत महंगी पड़ेगी। वजह क्या है? इसराइल को ही ये हेडक्वार्टर बनाएंगे, यहीं से इनका जंग का हेडक्वार्टर होगा। लेकिन ये याद रखें कि 2500 किलोमीटर तक की सुपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं वो ईरान के पास हैं। और 1250 किलोमीटर की दूरी है, ज्यादा नहीं है। और ईरान की मिसाइल्स के रुख जो हैं वो सब इसराइल के तरफ हैं और इनके बेसिस के तरफ हैं। सबसे बड़ा मुझे अफसोस ये हुआ जॉर्डन के इशू को देखकर कि जब मैंने जॉर्डन का एग्रीमेंट देखा, तो जॉर्डन ने अमेरिका के साथ में ये एग्रीमेंट कर रखा है कि आप हमारे कंट्रीज, हमारे बेसिस को नहीं, हमारे कंट्री में जैसा चाहे, हमारी टेरिटरी को जैसा चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी बाकायदा तौर के ऊपर ये एक एग्रीमेंट जो है, ये बहुत बड़ा सिग्नल आया। और जॉर्डन का ये कहना कि आप हमें इंटरसेप्टर दें। दुबई का जो मामला कि उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर यमन के बड़े लीडर्स को मारने के लिए अमेरिका के किराए के जो ये जो मर्सनरीज कहलाते हैं, सैनिक, इनको बाकायदा तौर के ऊपर भेज रखा है कि यमन के अंदर जो है जो बड़े लीडर्स हैं उनको किल कर दो। और ये काम जो है ये किसी और ने नहीं किया है, ये काम किया है आपके यूएई ने। तो एक तरफ ये सब चल रहा है, दूसरी तरफ ये अभी देखिए गद्दारों की। तो इतना जो हौसला बढ़ रहा है अमेरिका का, ये मुझे बहुत बड़ा डर है कि इसमें ये है इनके बेसिस से गद्दारी नहीं हो।
कहीं सऊदी के बेस से गद्दारी हो जाए, कहीं टर्की के बेस से गद्दारी हो जाए। हाँ, और टर्की नाटो का मेंबर भी है। अगर मामला बढ़ेगा तो क्या होगा कि उधर से टर्की अपना, चूंकि नाटो का मेंबर होने की वजह से पूरी तरीके से अपने बेस को वहां के ऊपर दे देगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, फिर इसको शौकत भारती साहब, देखना जो है। ये शौकत भारती साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जो चीजें हैं, लेकिन एक जो ईरान है उसने ये कहा है, अभी यूनुस साहब लिख रहे हैं कि ईरान ने कहा है कि हम जंग के लिए तैयार हैं। और जैसा कि आपने कहा कि वो अलर्ट मोड पर हैं। और जाहिर है कि जब ये जंग शुरू हो रही थी शौकत भारती साहब, तब से अगर आप देखें तो ईरान को तो इस बात का अंदाजा होगा, क्योंकि ईरान जो है उस पर खतरा कोई नया नहीं है। ईरान पर तो खतरा पहले ही से। और ईरान को इस बात का भी अंदाजा है कि अमेरिका जो है वो किसी न किसी तरह से उसको इन्वॉल्व करना चाहेगा, उसका नुकसान करना चाहेगा, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में किसी से बड़ा खतरा है तो वो ईरान से, बाकी किसी से है नहीं। तो ये तो आप शुरू में भी आप कहते रहे। तो ऐसे में ये जो ईरान की तैयारी है वो किस लेवल की। और दूसरा, मैं दो लोग हमसे, मैं शायद उनका नाम नहीं ले सका था। एक असद साहब है, वो लखनऊ से गालिबन, और एक राहुल खन्ना साहब, तो उन्होंने शिकायत की। कई बार होता है नाम छूट जाता है, बहरहाल। तो ये जो शौकत भारती साहब, अभी और सवाल आए हैं मैं ईरान के बारे में कि ईरान जो है वो उसकी तैयारी क्या है, नंबर एक। नंबर दो, जो 6 जहाजों में अमेरिका तेल रवाना कर रहा है, इससे क्या मुराद है? तेल जो है इससे क्या क्या चीज, मतलब इसको क्यों इतना बड़ा इसको खतरा बताया जा रहा है? क्या चीज इसको, ये क्या है, अगर हम आम जबान में समझें जी। देखिए, असल में बात क्या है कि जो ईरान का मामला है, तो ईरान तो इन सब के लिए खतरा कोई आज से नहीं बना हुआ है। ईरान तो, ईरान का रिवोल्यूशन आया तब इन्होंने ईरान को, बहुत कमजोर था, उसे खत्म करने की कोशिश की। उसमें इन्होंने 8-10 साल सद्दाम हुसैन से लड़ाया, ठीक है। ईरान ने को खत्म करने के लिए इन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर सीरिया के अंदर पूरी कोशिश की कि सीरिया के अंदर हम सीरिया को खत्म कर देंगे। 10 साल वहां के ऊपर ईरान ने इनसे प्रॉक्सी लड़ी और वहां पर ये ईरान को नहीं हरा सके, बल्कि ये वहां के, नहीं बेटा मत करो, तो ये नहीं हरा सके। और हराने के बाद जो है, ए बेटा इसको ले जाओ बच्ची को, तो वो उसको जो है किसी तरीके से नहीं हरा सके, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप देखें कि उसके बाद ये 8 साल यमन से लड़े, तो इनको ये समझ में आता है कि इनको यमन में भी ईरान की वजह से कामयाबी नहीं मिली, इनको सीरिया में भी ईरान की वजह से कामयाबी नहीं मिली, ईरान और रशिया की वजह से। इनको इराक के अंदर ये फुल फ्लैश वहां की अपनी फोर्स डालना चाहते थे, वहां के ऊपर भी इनको कोई कामयाबी नहीं मिली। तो ईरान तो इनका टारगेट है ही है, और ईरान के ऊपर बड़े बड़े सैंक्शंस को लगाना, बाकायदा तौर के ऊपर ईरान को हर तरह से चाहना कि ईरान को हम कंट्रोल करें, लेकिन ईरान कंट्रोल में नहीं है। रह गई बातचीत है कि ईरान जो है वो इस वक्त उतना कमजोर नहीं है जितना कमजोर ये समझ रहे हैं, क्योंकि अब ईरान के, जिस तरह से ईरान हमास के लिए खड़ा हुआ है, जिस तरह से क्या नाम है, ईरान की जो तमाम प्रॉक्सीज हैं वो खड़ी हुई हैं, क्या नाम है, हमास के लिए। अगर ईरान के ऊपर कुछ होगा तो जाहिर सी बातचीत है कि यमन से लेके वहां तक, तो ये जो मैं बोल रहा हूं ना गद्दारी, मैं पहले दिन से आपसे कह रहा हूं कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर बेसेस है, जो बेसेस है मिडिल ईस्ट के अंदर, सबसे बड़ा गद्दार जो है इसमें वो यूएई है। बहरीन तो आ ही गया खुलकर सामने, ठीक है, उसकी तो कोई औकात ही नहीं है। जॉर्डन का एग्रीमेंट अभी हमने आपको बता दिया कि जॉर्डन का एग्रीमेंट है कि मेरी पूरी टेरिटरी को जैसे चाहे इस्तेमाल करे। अब बचे सऊदी अरब, सऊदी अरब ने अभी तक अपनी बेस दिया नहीं। जॉर्डन का ही क्या नाम है वो है, क्या नाम है, बेस है, जहां से जो हौती ने मिसाइल मारा था उसको इंटरसेप्ट किया था इन्होंने, क्या नाम है, जो इजराइल जा रहा था।
जॉर्डन से ही जो है इराक की रेजिस्टेंस फोर्स ने जब फायर किया था तो उसको भी वहां से इंटरसेप्ट किया गया था। तो सवाल ये पैदा होता है, आप देखें कि ईरान तो एक अरसे से इन गद्दारों के बीच में गिरा हुआ है, इनके लिए गोल्डन चांस ये मिला हुआ है कि रशिया जो है वो इस वक्त यूक्रेन में बुरी तरीके से फंसा हुआ है। रशिया यूक्रेन में बुरी तरीके से फंसा हुआ है, लेकिन ये अगर सोच रहे हैं कि ये गोल्डन चांस है और उसके बाद हम यहाँ के ऊपर ईरान को खत्म कर देंगे और या ईरान के ऊपर जंग थोप देंगे, जंग छेड़ना इनके हाथ में है, जंग खत्म करना इनके बस के बाहर है। याद रखें कि क्योंकि अब ईरान का जो फोर्स है, ठीक है, वो फैला हुआ है बाकायदा तौर के ऊपर, यमन से लेकर ईरान तक अब जो है बाकायदा तौर के ऊपर इन्हें जंग लड़नी पड़ेगी। तो ये इतना आसान भी नहीं है कि ये सोच रहे हैं कि बिल्कुल ये ईरान को कर देंगे, लेकिन हाँ ये मोस्ट प्रोबेबली ये बात हो सकती है कि जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं बाकायदा तौर के ऊपर, भाई यमन भी एज ए बाकायदा तौर के ऊपर प्रो ईरान है, और इराक के अंदर जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं वो भी वहीं पे हैं, इन सब के ऊपर अटैक्स हो सकते हैं, इन सब के ऊपर अटैक्स हो सकते हैं। और क्योंकि उनके पास एक ग्राउंड भी होगा कि भाई हमारे बेस के ऊपर अटैक किया है, इसलिए रह गई बातचीत जो ऑयल टैंकर्स की जो बातचीत कर रहा है, ये B-52 जो है ये जब उड़ता है तो इसको हवा में तेल भरने की जरूरत होती है, तो वो हर जगह उसको फिलिंग की जरूरत होती है, तो उसको हवा में ही वो, यानी उन्होंने ये इंतजाम कर दिया है कि हम जो B-52 जो है इनका सबसे बड़ा जो है क्या नाम है जहाज है जिससे कारपेट बॉम्बिंग करते हैं ये, तो बाकायदा तौर पे उसको मतलब उसमें बहुत ज्यादा तेल खर्च होता है जिसको भरना पड़ता है, तो वो हवा में ही उसकी फिलिंग करते हैं, वो काफी ऊंचाई से, ताकि उसको मिसाइल टारगेट ना कर सके, मिसाइल हिट ना कर सके, उसको जो है बाकायदा तौर के ऊपर हवा के अंदर उनको भरने पड़ते हैं तेल। तो उसके लिए ये हो गए। मैंने इस न्यूज को नहीं पढ़ा है, इस पे पढ़ूं, अगर पढ़ता तो मैं पूरा डिटेल बताता, लेकिन हाँ नहीं ठीक है, बाकायदा शुक्रिया। जी जी जी, शुक्रिया शौकत भारती साहब।